बंधुओं नमस्कार। जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संचर पाटीदार। हमारे यहाँ पर एक कहावत आम प्रचलित है, अंत भला तो सब भला। ये कहावत आज नेपाल के ऊपर ठीक ठीक बैठती है। नेपाल में जैन जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन जो 8 सितंबर को जिसने उग्रवादी स्वरूप धारण कर लिया था, आज 12 सितंबर को 5 दिनों बाद वहाँ पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रही सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। 5 दिनों तक चले इस हिंसक उग्रवादी विभत्स आंदोलन ने वहाँ की लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पंचतत्व में विलीन कर दिया। यह आंदोलन जैन जी द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने पर चालू हुआ था। ऐसा लगता है कि यह सोशल मीडिया पर बैन एक माचिस की तीली के रूप में प्रयोग किया गया। भ्रष्टाचार को मुद्दा था। भ्रष्टाचार के प्रति वहाँ की जनता में जबरदस्त आक्रोश था। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विश्व का प्रत्येक देश कहीं न कहीं कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कहीं न कहीं पीड़ित है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग की तरह समाज में पनप गया है। मैं इसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूँ, पर यह हकीकत है कि एक सामाजिक रोग बन चुका है। परंतु केवल भ्रष्टाचार के नाम पर, सोशल मीडिया बैन के नाम पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को मात्र 24 से 36 घंटे में उखाड़ कर फेंकना इतना आसान नहीं दिखता। हो सकता है इसके पीछे षड्यंत्रकारी हो सकता है इसके पीछे डीप स्टेट हो। बिना उनके षड्यंत्र के इतना बड़ा कदम कोई छात्र युवा लोग नहीं उठा सकते। इन्होंने इस बीच में संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आवास, पूर्व प्रधानमंत्री, जेल, बैंक, मंत्रालय, वहाँ के मीडिया हाउस, बिजनेस कॉरपोरेट हाउस सब जला करके रख दिए और इनके साथ वहाँ की जो उनकी एक अपनी मर्यादा थी वो भी जल करके नष्ट हो गई है। ये संकेत है। पहले यह प्रयोग श्रीलंका में हुआ, इसी तरह का बांग्लादेश में, अब नेपाल में। केवल देश के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, कुछ कम ज़्यादा पिक्चर एक जैसी दिखती है। यह हमारे लिए भी ये ऐसा नहीं है कि एक रोज में हो गया होगा या एक महीने में या साल भर में ये कहानी रची गई होगी। पानी की बूंदें जो पत्थर पर शुरू में गिरती है उसका प्रभाव नहीं दिखता, परंतु जब लगातार पानी की एक एक बूंद पत्थर की चट्टान पर गिरती है तो उस पत्थर के चट्टान में भी छेद कर देती है। यह अराजकता का माहौल, यह आक्रोश, ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके पैदा किया गया है। और कुछ इसी प्रकार के भारत में भी जब यहाँ पर लगा कि हम इस प्रकार से चुनी हुई सरकारों के प्रति कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। 2014 में उस समय की तत्कालीन सरकार यूपीए थी। यूपीए की सरकार के प्रति भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर यूपीए की सरकार हटाई गई। इन 11 सालों में विपक्षी दलों का यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उन्हें ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला जो मोदी सरकार के खिलाफ उसको यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह थे, जितने भी प्रतीकमान चिन्ह हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास चालू कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि हाँ, भारत माता कौन है। भारत के प्रति गर्व और गौरव का भाव भारत माता के प्रति सम्मान के प्रति उजागर होता है। तो उन्होंने भारत माता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भारत माता कौन है। भारत एक राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, फिर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ईवीएम, चुनी हुई सरकारी ईवीएम में धांधली करके जीते, जब वो प्रयोग सफल नहीं हुआ तो वोट चोरी का मुद्दा बनाना। आपका अगर मुद्दा है, कहीं कोई सरकार गलत करती है, आपका यह दायित्व बनता है कि आप सबूत इकट्ठे करें, न्यायालय में जाएं, संसद में आप बैठते हैं, संसद में मामला उठाएं, न्यायालय में जाएं
और न्यायालय से सरकार के खिलाफ निर्णय लेकर के आए, परंतु वो नहीं आप कर रहे हैं। केवल अराजकता पैदा करना आपका मकसद है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है, आज भले हमें ये बातें हल्की लग रही हो, परंतु ये एक एक बूंद उनका प्रयास ये है कि भारत में अराजकता पैदा की जाए, ऐसा लगता है। परंतु भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। उनकी इस प्रकार से छोटी और ऊँची हरकतों से भारत के मजबूत लोकतंत्र को वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।